जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से कारक यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसको किस प्रकार से प्रभावित यानी चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम 6 फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आप रेट ऑफ रिएक्शन या जिनके द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। पहला है हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसकी वजह से जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। दूसरा है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तीसरा है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। चौथा है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पांचवा है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स एंड छठा है हमारे पास एक्सपोजर टू रेडिएशंस। अब इन सभी को मैं जो है वन बाय वन करके आपको समझाता हूं। तो हम पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इन जनरल किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट्स का उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का हाई होता है, इसलिए जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है केमिकल का वो भी स्टार्टिंग में क्या होता है, हाई होता है। और समय के साथ साथ जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाता है उसी प्रकार से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में है, गैसेस के फॉर्म में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस, यानी प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जो गैसियस रिएक्टेंट्स का प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस प्रकार से ऊपर हमने कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल लिया था, इस तरह से अगर आपके रिएक्टेंट्स गैसेस हैं तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। एक एग्जांपल दे रखा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे पास एक पीस ऑफ वुड है, एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसको अगर मैं बर्न करता हूं, उसको बर्न करता हूं मैं एयर में, किसमें, एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, जिसमें हमारे पास नियरली जो है 21% जो है क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो अगर मैं एक पीस ऑफ वुड को बर्न करता हूं एयर में जिसमें 21% ऑक्सीजन है और वहीं पर सेम पीस ऑफ वुड को मैं जो है बर्न करता हूं प्योर ऑक्सीजन में, किसमें, प्योर ऑक्सीजन में, अगर प्योर ऑक्सीजन में बर्न करता हूं तो नीचे वाले केस में ये फास्टर रेट पे बर्न होगी। यानी जब लकड़ी को मैं एयर में बर्न करता हूं जिसमें एयर की मात्रा क्या है, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा क्या है उस एयर में 21% है, तो वो वुड जो है वो स्लो बर्न करेगी। और उसी वुड को जब मैं प्योर ऑक्सीजन बर्न करता हूं जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 100% है, तो वो ही लकड़ी का टुकड़ा जो है बहुत तेजी से बर्न करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। पहले वाले केस में कंसंट्रेशन लो थी इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन लो था, यानी जो बर्निंग थी वो स्लो थी। दूसरे वाले में आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो हाई होगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, इसलिए लकड़ी जो है वो तेजी से जलेगी। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में जानते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड फैक्टर कौन सा है जिस पे डिपेंड करती है। तो सेकंड फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम जानेंगे कि जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, उनके बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं, ओल्ड बॉन्ड किसके हो गए, रिएक्टेंट्स के हो गए, वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड, न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। न्यू बॉन्ड्स किसके हो गए, प्रोडक्ट्स के हो गए।
तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और प्रोडक्ट्स के नए बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं। अगर ये ओल्ड बॉन्ड जो टूट रहे हैं या नए बॉन्ड जो बन रहे हैं वो आसानी से हो जा रहे हैं, यानी आसानी से ओल्ड बॉन्ड टूट जा रहे हैं और बहुत आसानी से नए बॉन्ड जो है वो बन जा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, हाई होगा। दोबारा से बता देता हूं, अगर ओल्ड बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं और नए बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो हाई होगा। और वहीं पर अगर ओल्ड बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते हैं या फिर न्यू बॉन्ड्स आसानी से नहीं बनते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाती है CO2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, CO2 में। से बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस है, अभी नहीं है, यहां भी 2 लगा लीजिए, अब बैलेंस है। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पे जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते हैं या फिर जो नए बॉन्ड हैं CO2 के वो आसानी से नहीं बनते हैं, इसलिए ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, या हम कहेंगे रिएक्शन स्लो होती है। वहीं पे अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड लेता हूं NO और उसका ऑक्सीडेशन करता हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करता हूं, तो ये रिएक्शन आपका फास्ट होता है काफी। इसका मतलब है आसानी से पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ये रिएक्शन आपका क्या होता है, फास्ट होता है। तो आपने देखा किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके ओल्ड बॉन्ड्स आसानी से टूट जा रहे हैं और नए बॉन्ड आसानी से बन जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। अब हम थर्ड फैक्टर के बारे में जानते हैं जो कि है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन या फिर सिस्टम, जो भी आप रिएक्टिंग सिस्टम ले रहे हैं उसका टेम्परेचर। तो जनरली जो होता है, अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर राइज करते हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो उसके रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं यानी रिएक्टेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या हम कहेंगे वो जो एनर्जी बैरियर है उसको आसानी से जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है कि जो एनर्जी बैरियर है वो आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके कॉलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज हो जाती है। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ये अनुमान लगाया गया है कि अगर टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर आप अगर 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वो रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ROR, तो जो ROR है वो आपका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा देते हो, इसके आसपास बढ़ा देते हो, तो अप्रोक्सीमेटली उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर पे किस प्रकार से जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब हम चौथा फैक्टर पढ़ते हैं, फोर्थ फैक्टर जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, वो है आपका कैटलिस्ट का प्रेजेंस। तो कई सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं नेचर में, या लैब में हम उनमें परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही स्लो होते हैं, लेकिन अगर हम कोई प्रॉपर कैटलिस्ट ले लेते हैं तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखिए कैटलिस्ट एक ऐसा फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन मतलब बाहरी मटेरियल है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होता है लेकिन वो खुद जो है कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करता है, वो खुद रिएक्ट नहीं करता है, और जितना हमने उसमें ऐड किया था केमिकल रिएक्शन में उतना ही हमको लास्ट में वो क्या हो जाता है, वापस मिल जाता है। यानी ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस एक सरफेस प्रोवाइड करता है, और या हम ये भी कह सकते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है।
तो कैटलिस्ट जो है वो जनरली जो है केमिकल रिएक्शन की स्पीड्स को बढ़ाते हैं, उसको रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देते हैं। तो बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, जैसे ज्यादातर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनको कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, गोल्ड है, आयरन है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड है, इस तरह से आयरन के ऑक्साइड्स हैं, जिंक है, टंगस्टन है, मरकरी है। ठीक है, इस तरह से ये बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं जिनका कॉमनली यूज किया जाता है केमिस्ट्री में। तो इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस से, जिंक की स्पेलिंग गलत हो गई, इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस से जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स आपने पढ़ा होगा। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन होता है वो स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन अगर उसे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाए या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाए तो वो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो दोबारा बता रहा हूं, जो हाइड्रोजनेशन होता है यानी वेजिटेबल ऑयल्स का, जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं उनका अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हो यानी H2 गैस की बबलिंग करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेजिटेबल घी में, वनस्पति घी कहते हैं उसको, वेजिटेबल घी या वनस्पति घी, सॉरी वनस्पति घी लिखना चाहिए मुझे वैसे यहाँ पे, वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये प्रोसेस जो है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहलाती है और ये स्लो होती है। लेकिन अगर यहीं पे मैं निकल कैटलिस्ट ले लूं, क्या ले लूं, निकल कैटलिस्ट ले लूं, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इस तरह से एक और प्रोसेस होती है, हैबर्स प्रोसेस कहते हैं उसको, जिसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया गैस का सिंथेसिस करते हैं, N2 प्लस H2 NH3, तो इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूं। और अगर ये प्रोसेस इस तरह से करवाई जाएगी तो बहुत ही स्लो होती है, लेकिन हम यहाँ पे जो है आयरन ले लेते हैं या फिर कोई आयरन का ऑक्साइड ले लेते हैं कैटलिस्ट के रूप में, और साथ के साथ यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर भी हाई कर देते हैं। प्रेशर करीब 200 ATM के आसपास कर देते हैं हम यहाँ पे। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यही हैबर्स प्रोसेस जो है वो काफी फास्ट हो जाती है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस से जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को या उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। कुछ केसेस में जो ये मटेरियल होते हैं इनसे रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो किया जाता है। उन केसेस में इनको जो है कैटलिस्ट ना कहकर पॉइजन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉइजन्स। तो पॉइजन्स वो फॉरेन मटेरियल होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते ही हैं। अब हम 5वां फैक्टर पढ़ रहे हैं। 5वां फैक्टर था हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। सो 5वां फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। सो 5वां फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। कोशिश करूंगा अगली बार से साउंड प्रूफ रूम में बनाने की, यहाँ पे बड़ा शोर है, मैं तब भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, तो अगर आपका कोई भी रिएक्टेंट, मान लीजिए A और B है मेरे पास, ये मेरा प्रोडक्ट बना रहे हैं और इनमें से कम एक रिएक्टेंट सॉलिड है, मान लीजिए A ही सॉलिड है, अगर दोनों सॉलिड है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक रिएक्टेंट सॉलिड होना चाहिए। तो ये सॉलिड रिएक्टेंट जो है, अगर इसका मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं, सरफेस एरिया क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, सरफेस एरिया क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। अब सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर सकता हूं मैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि अगर सॉलिड रिएक्टेंट को पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाए या फाइनली डिवाइडेड पीसेस के फॉर्म में लिया जाए तो केमिकल रिएक्शन जल्दी होता है। तो सरफेस एरिया किसी भी सॉलिड रिएक्टेंट का हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको हम पाउडर्ड फॉर्म में ले लें या उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जब भी होगा जब आपका कम से कम एक रिएक्टेंट किस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो। इसलिए ज्यादातर केसेस में अगर सॉलिड रिएक्टेंट है तो उसको हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं लास्ट नंबर, 6th नंबर।
सिक्स फैक्टर जो है वो है आपका एक्सपोजर टू रेडिएशन। 6 नंबर है हमारे पास एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन। कुछ केमिकल रिएक्शंस रेडिएशन के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर उनको रेडिएशन मिल जाए या उनको उन पे रेडिएशन, उस केमिकल रिएक्शन को रेडिएशन प्रदान कर दी जाए तो वो रिएक्शन का रेट जो है फास्ट हो जाता है। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को, सभी केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ केमिकल रिएक्शन रेडिएशन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो रिएक्शन जो है वो बहुत तेजी से होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेडिएशन देने से, ये रेडिएशन विजिबल रीजन में भी हो सकती है और इनविजिबल में भी हो सकती है, तो रेडिएशन देने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। कुछ ही केसेस में होता है ये। जैसे अगर मैं बात करूं H2 प्लस Cl2 का रिएक्शन, तो ये रिएक्शन जो है स्लो होता है। क्या होता है, स्लो। लेकिन अगर मैं इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दूं, क्या दे दूं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दूं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब हम आगे कंप्लीट करते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, साथ के साथ ये बताऊंगा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सो ये लॉ जो है वो दिया गया था दो नॉर्वे के रहने वाले साइंटिस्ट, एक का नाम था गुल्डबर्ग और दूसरे का नाम था वागे। 1867 में दिया गया था ये लॉ। और ये लॉ है क्या एक्चुअल में, ये लॉ जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, ये बताता है ये लॉ। ठीक है, हमने एक बहुत कॉमन सा रिएक्शन लिया हुआ है, A प्लस बी जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जहां पे A और B दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, जिनके नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने हैं, 1 मोल है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो बात समझ लीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। ये ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ A, इस ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ B। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेंगे K। यहाँ पे जो K कांस्टेंट है उसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन नाम इसका जो है वो रेट कांस्टेंट है। तो ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे आपने देखा हमने जो है एक एक मोल लिया हुआ है, लेकिन अगर इसके A मोल दे रखे हैं और इसके B मोल दे रखे हैं, मतलब 1 मोल नहीं है बल्कि अलग अलग मोल है, तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ये पावर लग जाएंगे। A और B, छोटे a और छोटे b, यानी स्मॉल a और स्मॉल b को जो है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहा जाता है। तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उस केस में क्या करेंगे, हम उनको स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे रेज कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन का कंसेप्ट नहीं आया था, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो जब हमारे पास ये वाला कंसेप्ट नहीं आया था तो उस समय जो है कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन को, उससे पहले मोलर कंसंट्रेशन को एक्टिव मास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एक्टिव मास। तो एक्चुअल में मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास एक ही चीज है, यानी ये और ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, एक ही सेंस में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अगला कि लॉ ऑफ रेट लॉ क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ इक्वेशन। इक्वेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये एन नहीं होगा यहाँ पे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने बहुत कॉमन रिएक्शन लिया हुआ है, A प्लस बी टेंड्स टू प्रोडक्ट, यानी A रिएक्टेंट एंड B रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल a एंड स्मॉल b जो है उनको कहा जाता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और ये नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं। यानी कैपिटल A के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल a और कैपिटल B के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल b। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर होता है K इंटू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A
एंड बी, जहां पे ए का कंसंट्रेशन को एक्स के पावर से रेज किया गया है, बी के कंसंट्रेशन को वाई के पावर से रेज किया गया है। यहाँ पे जो एक्स है वो इस ए के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। ये जैसे जो y है वो इस b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कैसे पता किया जाएगा कि वो a के बराबर है या नहीं है, या b के बराबर है या नहीं है? ये एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली, यानी x और y की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है लैब में टेस्ट परफॉर्म करके। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसी को हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और यही एक्सप्रेशन जो है एक्चुअल रेट लॉ एक्सप्रेशन है। हमने जो पिछला वाला पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो, या हम कहेंगे वो थ्योरेटिकल लॉ है। उसको टेस्ट परफॉर्म करके या उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके नहीं बनाया गया है, और वो एक्यूरेट लॉ नहीं है। कौन सा वाला? लॉ ऑफ मास एक्शन, वो पुराना है। जो अभी नया लॉ है वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसके हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के प्रोडक्ट, जिनको हमने एक्स और वाई के पावर से रेज किया, उसके बराबर होता है। और यहाँ पे एक्स जो है वो ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस तरह वाई जो है बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कैसे पता किया जाता है? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। इसको मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। जैसे यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस को और आयोडीन गैस को, गैसेस फॉर्म में है आयोडीन, इसको जो है हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास 2HI बनता है। ठीक है, यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया तो पाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो H2 के कंसंट्रेशन पे पावर 1 और एंड I2 के कंसंट्रेशन पावर 1 के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ये x है, ये x था और ये y है, यानी x की वैल्यू कितनी है? 1 है, और y की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x की वैल्यू जो 1 है और y की वैल्यू जो 1 है वो a और b के बराबर है। किसके बराबर है? स्मॉल a और स्मॉल b के बराबर है। यानी इस केस में आपका x जो है a के बराबर है और y जो है वो b के बराबर है। ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है। इधर से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, H2 प्लस में Br2 2HBr। इस केस में जब रेट ऑफ रिएक्शन पता किया गया तो ये पाया गया कि इस केस में H2 पे तो पावर 1 पे डिपेंड करती है और Br2 के जो है पावर हाफ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x तो जो है वो a के बराबर है, x तो जो है वो a के बराबर है, लेकिन y जो है वो b के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे x तो a के बराबर है लेकिन y जो है वो b के बराबर नहीं है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है और इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके x और y की वैल्यू पता की जाती है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो थ्योरेटिकल लॉ था। अब आइए आगे हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था कि ROR बराबर K A रेज टू पावर x, B का कंसंट्रेशन रेज टू पावर y होता है। तो जो x प्लस y का सम होता है, यानी जो पावर हमने रेज की थी उनका जो सम होता है, उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी n की वैल्यू अगर 0 है तो हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो। अगर n की वैल्यू 1 है तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर n की वैल्यू 2 है तो हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर n की वैल्यू किसी फ्रैक्शन में आ रही है तो हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। अब पॉसिबल वैल्यू n की क्या हो सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो पॉसिबल वैल्यू n की हो सकती है, जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं n की, वो आपका एक तो होल नंबर हो सकता है, यानी 0 1 2 इस तरह से, या फिर पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। क्या नहीं हो सकता? वो हो सकता है नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में नहीं हो,
वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, यानी इसका होल नंबर हो सकता है 0 1 2 3 इस तरह से हो सकता है, या फिर पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं n की। तो अब मैं आपको जो है लास्ट टॉपिक आज की क्लास का पढ़ाने जा रहा हूँ, रेट कांस्टेंट जो होता है वो उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसा यूनिट्स, और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, इनको मैं आपको इनको भी जो है बता देता हूँ। तो अभी बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस होते हैं, एग्जांपल्स क्या है रिएक्शंस के जो जीरो ऑर्डर हैं, या वो एग्जांपल्स जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, इनको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की देख लेते हैं पहले। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपकी n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी। तो कुछ रिएक्शंस हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, जैसे डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। सो अमोनिया का डीकंपोजिशन कर रहे हैं हम, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम 1130 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे जो NH3 पे पावर आ रही है वो 0 आ रही है, यानी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है के। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है, इस केस में क्या रहता है, कांस्टेंट, वेरी नहीं करता। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 0 है। इस तरह से एक रिएक्शन और है, दैट इज द डीकंपोजिशन ऑफ HI, डीकंपोजिशन ऑफ HI इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड। सो डीकंपोजिशन ऑफ HI इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, और थोड़ा सा हीट करना है आपको। सो H2 प्लस I2, तो ये भी आपका जो है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि अगर हाँ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जब एक्सपेरिमेंटली पता किया गया तो पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो HI था, उसके कंसंट्रेशन का पावर 0 है, ठीक है, यानी के, यानी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें आपकी n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें है जैसे डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, NO2 प्लस O2 में। तो इसे आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। इधर इधर तो बैलेंस नहीं हुआ, तो इधर मैं 4 लगा लेता हूँ, तो 4 दूनी 8 और 2 10, अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें ये पाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू K N2O5। वैसे अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की जाए तो N2O5 पे 2 की पावर लगनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इस पे 1 की पावर होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है वो 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से एक और आपको बताता हूं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो है डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन। तो आयोडाइड आयन के प्रेजेंस में H2O2 का डीकंपोजिशन इनटू वाटर, और इसमें से ऑक्सीजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो इसको भी आप बैलेंस कर लीजिए, 2 4 बैलेंस हो गया क्या, और नहीं हुआ बैलेंस, सॉरी बेटा, यहाँ पे 2। सो यहाँ पे देखेंगे थर्मल डीकंपोजिशन, सॉरी डीकंपोजिशन है, थर्मल नहीं है, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन। तो ये भी एक जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जब यहाँ पे ROR पता किया गया
तो पाया गया कि H2O2 जो है उस पे पावर 2 नहीं होती बल्कि क्या होती है 1 होती है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें भी जो है n की, इस केस में दोनों केसेस में जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। किसके बारे में बात करते हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में एक हमने बताया था, आपको याद होगा, H2 प्लस I2 जो है वो 2HI बना रहे हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटली पता किया गया तो ये पाया गया कि जो ROR है वो K H2 पे पावर 1 एंड I2 पे पावर 1 है। यानी आपका जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1 प्लस 1 बराबर 2 आ रही है, यानी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इधर से एक और रिएक्शन है, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 इनटू NO एंड O2। सो ये भी मेरे पास जो है एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे जब ROR पता किया गया तो आपका जो ROR निकल के आया वो आया NO2 पे पावर 2। सो ये जो है आपका एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि सेकंड ऑर्डर है। कैसा है? सेकंड ऑर्डर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें आपकी फ्रैक्शन में निकल के आती है पावर, यानी n की वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शन में आएगी, P/Q टाइप। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तो आपको याद होगा H2 प्लस Br2 टेंड्स टू 2HBr। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंटली पता किया गया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आया था वो आया था K H2 पे पावर 1 Br2 पे पावर हाफ। तो आपका जो यहाँ पे ऑर्डर आया वो आया 1 प्लस में हाफ यानी 3/2 यानी 1.5। तो आप देखेंगे ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से डीकम्पोजिशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का डीकम्पोजिशन जो है मीथेन गैस में, वो भी एक जो है क्या है? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, मेथनॉल का डीकम्पोजिशन। तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लास्ट टॉपिक, दैट इज रेट कांस्टेंट क्या होता है और उसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको। रेट कांस्टेंट क्या होता है? तो हमने एक जो है एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन लिया हुआ है, रिएक्टेंट R जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ROR जो होगा वो होगा K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ R। तो यहाँ पे जो K है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसी को रेट कांस्टेंट कहा जाता है। इसका एक नाम और भी होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं K की? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि K जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है ये। हायर टेम्परेचर मींस हायर K। अगर आपका टेम्परेचर हाई है रिएक्शन का तो K की वैल्यू भी क्या होगी? हाई होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि जितनी ज्यादा K की वैल्यू होगी उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी K हाई होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तीसरा है कि फिक्स टेम्परेचर, मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर फिक्स है तो उसकी K की वैल्यू भी क्या होगी? फिक्स होगी और वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। किसके कंसंट्रेशन पे? R के कंसंट्रेशन पे। दोबारा मैं बता देता हूं, कोई भी एक पार्टिकुलर रिएक्शन लिया है आपने और उसका एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया आपने, तो K की वैल्यू उसकी हमेशा फिक्स रहेगी। आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना भी चेंज कर लें लेकिन K की वैल्यू फिक्स ही रहेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो अलग अलग रिएक्शन होते हैं उनकी K की वैल्यू भी क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी की रिएक्शन की K की वैल्यू अलग होगी, किसी रिएक्शन की K की वैल्यू अलग होगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी रेट कांस्टेंट की। अब मैं बताता हूँ यूनिट्स क्या होती हैं। क्या K की कोई फिक्स यूनिट होती है? नहीं, K की यूनिट फिक्स नहीं होती है बल्कि K की यूनिट अलग अलग निकल के आती है और ये डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन था उसका ऑर्डर क्या था। तो रिएक्शन के ऑर्डर पे K की यूनिट डिपेंड करती है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से K की यूनिट निकाली जाती है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए।
यूनिट्स ऑफ के। तो मैं के की यूनिट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन से पढ़ा कि आर ओ आर बराबर के आर पे पावर एन है। पिछले वाले में मैं एन लगाना भूल गया था, तो उसमें आप एन लगा लिए, उसमें लगा लेना। मैंने पिछली बार यहाँ पे एन नहीं लगाया था, तो एन भी लगेगा, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में एन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, तो चलिए अब के की यूनिट पता करते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, आपको याद होगा रेट ऑफ रिएक्शन होता था आपका माइनस डी आर अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो यहाँ से निकल के आएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो सकती है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम बराबर के की यूनिट निकालनी है मुझे, तो के को ब्रैकेट में रख दिया, मुझे इसकी यूनिट पता करनी है। और यहां पे हो जाएगा ये भी कंसंट्रेशन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कंसंट्रेशन पे पावर एन। यहां पे कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर, यहाँ पे कंसंट्रेशन हम मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, कैसी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर लिया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहां से के आएगा मेरे पास कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इंटू में 1 अपॉन में कंसंट्रेशन पर पावर एन। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका के बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन पे 1 माइनस एन अपॉन में टाइम। तो आप देखेंगे के जो है वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एन की जो वैल्यू के हिसाब से के की वैल्यू आएगी। तो ये के बराबर है कंसंट्रेशन 1 की पावर एन अपॉन में टाइम। तो अब मैं इसी से निकाल के दिखाता हूं किस तरह से निकलेगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेरे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो फटाफट एन की वैल्यू 0 रख देते हैं, 6 बन जा रहा है। बार बार कोई याद कर रहा है मुझे लगता है। सो कंसंट्रेशन पे 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0 कर दिया अपॉन पे टाइम। तो ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, हो गया। अब कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती थी, मोल पर लीटर, और नीचे टाइम भी आ गया, तो आपकी यूनिट हो गई इसकी मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो हो गई, निकल गई। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको एन की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, 1 रखनी है। चलिए 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे जब 1 रख देंगे हम, तो आप देखोगे कंसंट्रेशन पे पावर 0 हो जाएगी। कंसंट्रेट पावर 0 होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन की जगह ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में टाइम, यानी 1 अपॉन में सेकेंड, बोले तो पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी के की यूनिट जो होती है पर सेकेंड होती है। देखिए अलग यूनिट हो गई। अब चलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी जो एन की वैल्यू है वो आपको 2 रखनी है। तो यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब आपका हो जाएगा 1 अपॉन में टाइम इंटू में कंसंट्रेशन, यही हो गया ना। तो क्या आएगी आपकी बेटा, ये हो जाएगी, आप निकाल के देखेंगे तो आएगी आपकी लीटर पर मोल पर सेकंड। देखिए लीटर पर मोल पर सेकंड। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकल गई। इसलिए इस तरह से आप जो है थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए या फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थर्ड पार्ट जो है इसका जल्दी लेके आऊंगा मैं। आप हमारे चैनल नेक्स्ट न्यूटन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लॉकडाउन में जो भी बच्चे फिजिकल क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं वो मेरी इन क्लासेस को देख पाएं और इसका बेनिफिट उठा पाएं। मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा, डिलीटेड पोर्शन जो सीबीएसई ने का है वो भी मैं कवर करूंगा, ताकि आपका जो कंपटीशन पर्पज से है वो भी तैयारी हो जाए।
तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन एकेडमी के साथ। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी कमेंट्स आप करना चाहते हैं कीजिए। और मुझे ये भी बताइए किस तरह से मैं और सुधार कर सकता हूँ आपको पढ़ाने में, क्या क्या लैकिंग है इसमें, वो भी आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।